नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ए लर्निंग क्लास में आपका। आज की क्लास 12th बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर 8 मिनरल न्यूट्रिशन जो है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, तो उसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। इसमें हमें पढ़ रहे थे जो अलग अलग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। टोटल 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हैं वो नीडेड होते हैं एक प्लांट के नॉर्मल लाइफ साइकिल के लिए। तो उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, वो कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं वगैरह, ये सारा हमने पढ़ा था। इन 17 इसेंशियल एलिमेंट में से यदि देखा जाए तो मिनरल एलिमेंट जो है वो केवल कितने होते हैं? 14। बाकी 3 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो क्या है? नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उनके बारे में अपने सिलेबस वगैरह में ज़्यादा नहीं है, या इस चैप्टर में मिनरल न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस हेडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में कोई ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहे जाने वाले या सब लार्जेस्ट क्वांटिटी जो है वो उनकी नीड होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, लेकिन उनकी पूर्ति जो है वो कहाँ से हो जाती है, या उनका जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या होता है? या तो वाटर या फिर एटमॉस्फेयर। अब उसके बाद में जो बचे हुए 14 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आपको नोट्स वगैरह में वो सारे लिखवाए हुए हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं उनमें ध्यान में रखनी है। थोड़ी बहुत क्या ध्यान में रखना है? जो भी मिनरल न्यूट्रिशन या रोल ऑफ ए एलिमेंट जो है उसकी हम बात करते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें ध्यान में रखोगे। एक तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो किस रूप में होता है, उसका रोल क्या है प्लांट में, या कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में वो इसेंशियल होता है, और उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं। खास तौर से ये जो हैं उनको ध्यान में रखना है। अब पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था, लेकिन फिर से देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन जो है वो इनका होगा आयंस के रूप में। हमेशा कोई भी न्यूट्रिएंट हो, कोई सा भी न्यूट्रिएंट हो, चाहे मिनरल न्यूट्रिएंट, वो जब सॉइल से एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो प्लांट की जो रूट है वो उनका एब्जॉर्प्शन करती है। रूट हेयर से नीचे वाला जो पार्ट होता है, सेल एलोंगेशन पार्ट एंड सेल डिवीजन पार्ट है या रीजन, वहां से उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और वो एब्जॉर्प्शन होता है आयंस के फॉर्म में, आयन के रूप में वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो कौन से आयन के रूप में एब्जॉर्ब करेंगे तो उसको ध्यान में रखें। नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन होता है नाइट्रेट आयन के रूप में, NO3-, मेनली इसी रूप में इनको एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन कुछ मात्रा में ये नाइट्राइट और अमोनियम आयन जो हैं उनके रूप में भी एब्जॉर्प्शन करेंगे। रोल की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इनकी जो जरूरत होती है वो कहाँ पर होती है? डेवलपिंग टिश्यूज एंड बड। एक प्लांट में नई जो बड वगैरह बनती हैं, चाहे वो एपिकल बड हो, चाहे सबसे ऊपर होती है जिससे प्लांट की हाइट बढ़ती है, या लेटरल बड हो जिनके कारण से नई नई ब्रांचेज वगैरह जो वो निकलती हैं, फ्लोरल बड हो जिसके कारण से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। कोई सी भी बड हो, जो डेवलपिंग टिश्यू या बड्स वगैरह होते हैं वहाँ पर इनकी लार्ज क्वांटिटी में नीड होती है। नाइट्रोजन की नीड जो है वो सबसे ज़्यादा बड या डेवलपिंग टिश्यूज जो है वो वहाँ पर होती हैं। और ये कई जो ऑर्गेनिक सबस्टांसेस हैं जैसे अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, पिगमेंट, विटामिन, हार्मोन्स वगैरह, उन सब का ये क्या होता है? मेन कंपोनेंट होता है। उनके फॉर्मेशन में जैसे अमीनो एसिड है तो अमीनो एसिड है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA जो है उनमें भी ये मिलता है। पिगमेंट का फॉर्मेशन जो है वो भी इन्हीं से होता है। विटामिन का ये मेन कंपोनेंट है, हार्मोन्स का मेन कंपोनेंट है। और मेन कंपोनेंट होने के कारण से या इतनी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में इनकी जरूरत होने के कारण से जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो 14 मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो चाहिए प्लांट को वो नाइट्रोजन ही है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ के सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी जो है वो इसी की मिलती है, नाइट्रोजन की। और इसीलिए मिट्टी में यदि देखा जाए या सोइल में यदि देखा जाए तो प्लांट को सबसे पहले किसी मिनरल की यदि कमी होती है या किसी एलिमेंट की कमी वो शो करता है तो वो नाइट्रोजन होती है। और इसीलिए फसल वगैरह को हम एक्स्ट्रा सोइल में जो नाइट्रोजन है वो पूरी तरह से पौधे प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब होने के बाद में वो उसे अपने रूप में वो काम में ले लेते हैं, तो उसके कारण से पूरी तरह से उसकी पूर्ति हो नहीं पाती है। अब उसकी पूर्ति को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर से जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर हैं उसको हम खेत में या सोइल के अंदर क्या करते हैं? उसको छिड़कते हैं। और इसके लिए जो हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर काम में लेते हैं मेनली वो कौन सा होता है? केमिकल फर्टिलाइजर, वो है यूरिया।
यूरिया जो हम पौधे में डालते हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति करवाती है, तो यूरिया जो है वो इसका मेन सोर्स होता है। नाइट्रोजन का मेन सोर्स जो है वो क्या है, यूरिया होगा। इसके बाद में डेफिशिएंसी सिम्टम की बात करें तो डेफिशिएंसी सिम्टम कुछ स्पेशल टाइप के सिम्टम्स जो हैं वो इसके कारण से एक प्लांट जो है उसके अंदर दिखते हैं, जैसे क्लोरोसिस, लॉस ऑफ ग्रीन कलर। इसके कारण से पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, उनका जो हरा कलर होता है उसका लॉस हो जाता है और वो पीले पड़ जाती हैं, पुरानी सी दिखने लगती हैं। खास तौर से ये लक्षण जो है वो पहले उत्पन्न होता है पुरानी पत्तियों में। नाइट्रोजन की कमी से पौधे में पहले पुरानी पत्तियां पीली पड़ेंगी, उसके बाद में जो नई पत्तियां होती हैं, यंग लीव्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पीली पड़ने लगती हैं। इस सिम्टम को क्लोरोसिस कहते हैं। तो क्लोरोसिस का सिम्टम जो है वो दिखता है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो प्लांट के अंदर पाया जाता है और पत्तियों को ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसके कारण से पत्तियां ग्रीन बनी रहती हैं, उसका डिकम्पोजिशन होने लगता है नाइट्रोजन की कमी में, और उसके कारण से पत्तियों में पीले पिंक कलर का, गुलाबी रंग का एक पिगमेंट यानी एंथोसाइनिन जो है उसका फॉर्मेशन होने लगता है। और एंथोसाइनिन का जो फॉर्मेशन होता है उसके कारण से पत्तियां जो है वो कैसे पड़ जाती हैं, प्लांट टर्न्स पिंक, यानी वो पत्तियां जो है वो गुलाबी रंग की दिखने लगती हैं। इसके अलावा डोरमेंसी इन लेटरल बड, प्लांट में जो लेटरल बड होती हैं जहाँ से ब्रांचेज वगैरह निकलती हैं, उन लेटरल बड जो है, क्योंकि बड में इसकी लार्ज क्वांटिटी में नीड होती है, इसकी कमी के कारण से लेटरल बड जो है उनकी ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं डोरमेंसी, यानी वो सुप्त अवस्था में आ जाती हैं जिसके कारण से ब्रांचेज वगैरह निकलती नहीं हैं। और एक होल प्लांट स्टंड, प्लांट जो है उसमें लेटरल बड जो है वो तो बनती नहीं है, या लेटरल बड जो है उनकी ग्रोथ तो कम होती होती है, उसके साथ साथ में जो एपिकल बड है उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है, और उसके कारण से प्लांट की जो लंबाई है वो भी कम हो जाती है। तो एक तरह से देखिए तो लेंथ और वेट दोनों में ही कमी आती है, तो अल्टीमेटली हम देखें तो पूरा प्लांट जो है उसी की ग्रोथ कम होती है। तो होल ग्रोथ ऑफ प्लांटे लेस, या प्लांट शो लेस ग्रोथ, और बाय विच होल प्लांट गेट स्टंट, प्लांट जो है वो ठूंठ के जैसा रह जाता है, कोई पौधा ज्यादा नहीं बढ़े, इस तरह का सा दिखने लगे तो उसको हम कहते हैं स्टंड प्लांट। तो प्लांट जो है वो कैसा हो जाता है, स्टंड टाइप का हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन है। इसके बाद में अगला जो मिनरल्स है, न्यूट्रिशन है, उसकी हम बात, तो सेकेंड जो अपना एलिमेंट है, जो एसेंशियल एलिमेंट है, उसकी हम बात करें, या वैसे हम फिफ्थ भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि तीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए। उसके बाद में नाइट्रोजन के बारे में हमने पढ़ा। अगला जो अपना एसेंशियल कंपोनेंट है वो है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस से की यदि हम बात करें तो फॉस्फोरस जो है, पहले इसका एब्जॉर्प्शन, फॉस्फोरस या पी से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है H2PO4 या HPO4 2- आयंस के रूप में। फॉस्फेट आयन जो है वो इनको कहा जाता है, और उन्हीं के रूप में प्लांट इनको एब्जॉर्ब करता है। रोल, ये भी कई जो एसेंशियल सबस्टांसेस होते हैं प्लांट में, उनका ये मेन कंपोनेंट होता है, उनके फॉर्मेशन में इसका रोल होता है, या मुख्य घटक उनका होता है, उन्हीं से वो बना होता है या उनमें वो प्रेजेंट होता है। जैसे फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड प्लांट सेल या कोई भी सेल हो, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो बड़ी होती है फोस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की। तो उनमें जो फोस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, चाहे वो एक सेल की मेम्ब्रेन हो या सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन हो, उसमें जो फोस्फोलिपिड होता है उनका एक मेन कंपोनेंट ये है। न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा फिफ्थ जो मेन कंपोनेंट उसका होता है वो कौन सा है, फॉस्फोरस से होगा, यानी डीएनए आरएनए दोनों में ये प्रेजेंट होता है। कोएंजाइम जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होते हैं, उनका भी कई कोएंजाइम का ये मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा NAD, NADP, ATP, इस तरह के जो कुछ सबस्टांसेस या कंपाउंड्स होते हैं उनका भी ये मेन कंपोनेंट होता है। NAD, NADP ये कोएंजाइम की तरह से ही काम करते हैं। आगे अगली जो यूनिट है प्लांटे फिजियोलॉजी से रिलेटेड ही, उसमें हम प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांटे फोटोसिंथेसिस वगैरह जैसे प्रोसेस पढ़ेंगे, उनमें इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो ये काम में आते हैं। ATP जो कोई भी सेल हो उस सेल की एनर्जेटिक करेंसी कहलाती है, या एनर्जी करेंसी के रूप में इसको काम में लिया जाता है। सेल को एनर्जी प्रोवाइड ATP ही करवाते हैं। तो ATP जो है वह भी ATP, इसमें P का मतलब फॉस्फेट से ही है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसका भी ये मेन कंपोनेंट होता है।
डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें, इसके कारण से क्या सिम्टम जो है या इसकी डेफिशिएंसी के कारण से प्लांट कौन से सिम्टम्स शो करता है, उसमें देखें तो एक सिम्टम जो है वो है प्लांट स्टंड या प्लांट गेट्स स्टंड एंड डार्क ग्रीन कलर। प्लांट जो है उसकी ग्रोथ कम होती है, चाहे वो लेंथ में हो चाहे लेटरल बड के कारण से जो बनने वाली ब्रांचेज होती हैं उनके हो। ग्रोथ कम होने के कारण से वो स्टंड यानी ठूंठ जैसा रह जाता है और उसका कलर जो है तने का स्टेम का वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा डार्क कलर का सा दिखने लगता है। इसके अलावा एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन होता है लीव्स में और स्टेम में। क्लोरोफिल का डिकम्पोजिशन होने से एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन होता है और उसके कारण से नई जो ब्रांचेज वगैरह हैं यानी स्टेम है या फिर पत्तियां वगैरह हैं वो पिंक कलर की या वॉयलेट कलर की दिखने लगती हैं। नेक्रोटिक रीजन जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है या डेवलप हो जाते हैं वो कहाँ पर, पत्तियों में और फलों में। तो नेक्रोटिक रीजन फॉर्म से इन लीव्स एंड फ्रूट्स या नेक्रोटिक रीजन डेवलप्स इन लीव्स एंड फ्रूट। नेक्रोटिक रीजन जो है वो हम किनको कहेंगे, उत्तक क्षयी क्षेत्र। यानी एक फ्रूट की यदि हम बात करें जैसे नींबू है सिट्रस, उसके अंदर यदि हम देखें लेमन में तो उसका जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें कई बार हम देखते हैं फ्रूट पर धब्बे से पड़े हुए रहते हैं। आम है, आम में हम देखते हैं कई बार यूँ धब्बे से पड़े हुए दिखते हैं जहाँ पर रस वगैरह जो है वो भी नहीं होता है। उसका कारण क्या होता है, वहाँ पर उत्तक क्षयी क्षेत्र बन जाते हैं। उसमें जो टिश्यू होते हैं फ्रूट के या लीव्स में भी कई बार भूरे भूरे रंग के या सफ़ेद रंग के धब्बे से बन जाते हैं, वो जो है वो नेक्रोटिक रीजन कहलाते हैं। वहाँ पर टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होता और टिश्यू फॉर्मेशन जहाँ नहीं होता, उत्तक का जहाँ पर क्षय होने लगता है वही नेक्रोटिक रीजन का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्म्स नेक्रोटिक रीजन इन लीव्स एंड फ्रूट्स, जिसके कारण से बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस लीव्स बिकम्स डिस्टोर्ड। पत्तियां जो हैं उनमें उत्तक क्षयी क्षेत्र या नेक्रोटिक रीजन जो बढ़ते ही है, लेकिन साथ में पत्तियां जो हों डिस्टोर्ड या विकुंचित होने लगते हैं, छोटे आकार की और यूं मुड़ी हुई सी दिखती हैं। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिड्यूस्ड, कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। एक प्लांट में यदि हम देखें तो कैम्बियम खास तौर से स्टेम और रूट में उसकी जो मोटाई बढ़ती है वो किसके कारण से बढ़ती है, कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण से। और इस कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण से प्लांट में बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम, या अल्टीमेटली यूँ कहें कि वेस्कुलर टिश्यूज जो है उनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन फॉस्फोरस की कमी के कारण से कैम्बियम जो है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और उसके कारण से कंडक्टिंग टिश्यू जो हैं उनका फॉर्मेशन या वेस्कुलर टिश्यू जो है जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है। तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम खास तौर से ध्यान में रखने फॉस्फोरस के। उसके बाद में अगला जो कंपोनेंट है या अगला जो एलिमेंट है, सिक्स्थ एलिमेंट जो है वो इसे हम कह सकते हैं। और वो सिक्स्थ एलिमेंट मेनली हम पहले जो प्राइमरी एलिमेंट हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। प्राइमरी एलिमेंट हमने पढ़ा था 3 होते हैं, NPK। तो NPK के यानी यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम। तो अगला कंपोनेंट पोटेशियम जो है उसकी स्टडी करते हैं। पोटेशियम में भी यही चीज़ें, उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो किस रूप में होता है, फिर उसके बाद में उसका रोल क्या है और उसके डेफिशिएंसी सिम्टम में क्या होते हैं। तो अगला जो एलिमेंट है पोटेशियम, उसमें देखिए एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा, सिंपल। पोटेशियम जो है वो एक मेटल है और मेटल जो है वो नॉर्मली क्या करते हैं, सिंपल आयन का फॉर्मेशन करते हैं और वो बनाते हैं पॉजिटिव आयन यानी कैटायन। तो कैटायन के पॉजिटिव के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। रोल, यदि इसका हमें रोल देखें, इसकी भूमिका देखें तो ये अलग अलग कई सारी क्रियाएं जो हैं उनके अंदर ये इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि इसका कोई स्ट्रक्चरल रोल नहीं है। प्लांट में यदि हम देखें उसकी सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन या दूसरे जो कंपोनेंट वगैरह होते हैं जैसे प्रोटीन, एमिनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, लिपिड हैं, उनका ये कोई मेन कंपोनेंट नहीं है। तो इसके कारण से इसको स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है उसके रूप में कंसिडर नहीं किया जाता। रोल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था एलिमेंट जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक जिनके स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो प्लांट की किसी ना किसी स्ट्रक्चर, किसी ना किसी सबस्टांस या मॉलिक्यूल का कंपोनेंट होते हैं या उसका वो फॉर्मेशन करते हैं, या फिर एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट जो है उनके बारे में जो एनर्जी से रिलेटेड जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वगैरह होते हैं उनमें उनका रोल होता है, या एंजाइम एक्टिवेटर के रोल काम में वो रोल
काम करते हैं, या उनका रोल जो है वो एंजाइम को एक्टिवेट करना होता है, या लास्ट डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस से रिलेटेड जो प्रोसेसेस वगैरह होते हैं उनको वो कंट्रोल करते हैं। तो स्ट्रक्चरल रोल तो इसका नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारी ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिनको कंट्रोल करता है पोटेशियम, और उनमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेनली 4 प्रोसेसेस। एनाइन इनएक्टिवेशन, सेल में यदि एनाइन जो है वो ज़्यादा होने लगते हैं तो उसके कारण से उसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है उसमें व्यवधान आ जाता है, या वो बाधित होने लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उसको वापस इनएक्टिवेट करने के लिए उसमें पॉजिटिव आयन यानी पोटेशियम जो है वो इंटर होंगे और वो बैलेंस कर देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को, यानी एनाइन इनएक्टिवेशन का काम करेंगे, उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा। ट्रांसपिरेशन थ्रू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी सबस्टांस जो है उसका जो ट्रांसपिरेशन होना है, चाहे वो आयंस हो या कोई दूसरे सबस्टांसेस हों, उनमें भी पोटेशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले जो चैनल होते हैं या जो पंप होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कैरियर की तरह से काम करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को ये कंट्रोल करता है। एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में काम में आने वाले जो एंजाइम हैं उनको ये एक्टिवेट करता है। और डिफ्यूजन पोटेंशियल को ये बनाए रखता है। डिफ्यूजन पोटेंशियल यानी एक प्लांट सेल जो है वो अपनी नेचुरल टर्जिड कंडीशन जो है उसमें बने रहे, तो उसके लिए जो उसमें पोटेंशियल क्रिएट किया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाएगा? पोटेशियम के थ्रू। जैसे यदि हम देखें तो इनमें स्टोमेटल एक्टिविटी, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो हमने पढ़ी थी, उसमें जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो क्या है? पोटेशियम आयन विनिमय सिद्धांत। तो उसमें पोटेशियम और हाइड्रोजन का जो है वो एक्सचेंज होता है, तो उसमें पोटेशियम की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। वो पोटेशियम मेलेट का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण से गार्ड सेल टर्जिड होते हैं और स्टोमेटा खुलते हैं। तो इस कारण से ये डिफ्यूजन पोटेंशियल से रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, उसमें ये काम में आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, उसमें कुछ एंजाइम को ये एक्टिव करता है। स्टोमेटल एक्टिविटी, वहाँ पर ये डिफ्यूजन पोटेंशियल को क्रिएट करता है। ग्रोथ ऑफ सीड एंड फ्रूट, इसके अलावा बीज और फल जो हैं उनका जो बनना है, उनका जो साइज में डेवलप होना है, उनको कंट्रोल करेगा कौन है? पोटेशियम। इसके अलावा बात करें फाउंड इन, कहाँ मिलता है प्लांट में? मेनली ये देखा जाए तो रूट अपेक्स, रूट का जो टिप पार्ट होता है वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। शूट अपेक्स, शूट यानी ऊपर जो ब्रांचेज वगैरह या स्टेम है उनका जो एपिकल पार्ट है वहाँ पर अधिक होता है। यंग लीव, जहाँ नई पत्तियाँ बन रही हैं। मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यानी जहाँ सेल डिवीजन चल रहा होता है वहाँ पर ये काम में आता है। तो ये इसके कुछ रोल वगैरह जो हैं वो हो गए, इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लें। मेन चीज डेफिशिएंसी सिम्टम जो है उनकी बात करें। इसके कारण से मैच्योर लीव्स, पुरानी जो पत्तियां होती हैं उनकी कमी आती है। NPK, इनकी कमी जो है वो नॉर्मली यदि देखा जाए तो ओल्डर पार्ट जो होते हैं प्लांट में उनमें आती है, क्योंकि ये मोटाइल एलिमेंट होते हैं जो पुरानी पत्तियों से कमी होने पर पुरानी पत्तियों से निकलकर नई पत्तियों में चले जाते हैं, इसलिए इनकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो शो होंगे कहाँ पर? मैच्योर पार्ट में, मेनली मैच्योर लीव्स में। तो मैच्योर लीव्स जो हैं वो इसकी डेफिशिएंसी में मोटेल्ड हो जाते हैं और उनमें क्लोरोसिस शो होने लगती है। क्लोरोसिस यानी ग्रीन कलर का लॉस हो जाता है, और मोटेल्ड यानी वो विकुंचित हो जाते हैं। उनका साइज जो है वो थोड़ी सी कठोर सी हो जाएंगी और उनके ऊपर धारियां सी बनने लगती हैं, उसको मोटेल्ड लीवे कहेंगे। स्टेम ग्रोथ स्टॉप, स्टेम जो है उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और प्लांट शो बूथी, प्लांट जो है वो झाड़ी जैसा सा दिखने लगता है। ग्रोथ कम होने के कारण से डालियां वगैरह या ब्रांचेज वगैरह हैं वो पास निकल आती हैं, इसलिए वो झाड़ी जैसा दिखता है। डिजीज रेसिस्टेंस जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है, यानी प्लांट के रोग से बचाव करने की जो क्षमता या कैपेसिटी है उसमें भी इसके कारण से क्या आती है? कमी आ जाती है। तो ये पोटेशियम जो है उसके बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम अगले कंपोनेंट की या अगले एलिमेंट की। तो अगला जो एलिमेंट, 7th एलिमेंट की हम बात करें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम कंसिडर करके चलें, साथ में जोड़ के चलें तो, नहीं तो 4th एलिमेंट है वो है कैल्शियम। अब NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ये जो थे वो प्राइमरी एलिमेंट जो हैं या प्राइमरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो हम वो कहलाते हैं। हालांकि वो
मैक्रो कंपोनेंट या मैक्रो एलिमेंट के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। उनके 1 से 10 मिलीग्राम पर ग्राम ड्राई वेट जो है प्लांट उसमें प्रेजेंस रहती है। ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन ये सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं। 3 सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो उनकी स्टडी हम करते हैं। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम भी एक क्या है, मिनरल, एक मेटल है, तो मेटेलिक कैटायन जो है वो बनाता है Ca2+, और इसी फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेन कंपोनेंट होता है मिडल लेमिला का। एक सेल, एक प्लांट सेल जो है वो जब डिवाइड होती है तो उसमें पहले उसमें 2 न्यूक्लियस बनते हैं, उसके बीच में फॉर्मेशन होता है किसका, सेल वॉल का। सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले सेल वॉल में बीच में जो पट्टी बनती है वो मिडल लेमिला होती है, और उससे मिडल लेमिला का फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम पैक्टेट से। यानी पैक्टिन और मैग्नीशियम आपस में जुड़कर क्या करते हैं, मिडल लेमिला बनाते हैं। तो मिडल लेमिला का ये एक मेन कंपोनेंट हो गया, और इसके कारण से सेल वॉल का फॉर्मेशन और उसमें सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन जो होता है, सेल का साइज बढ़ना, वो भी बढ़ता है किसके कारण से, वॉल फॉर्मेशन से। तो वॉल फॉर्मेशन को ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके कारण से सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन जो है वो क्या होता है, इसमें अफेक्ट होगा। प्ले वाइटल रोल, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की आपस में जुड़ने में, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में जुड़कर ही क्या करते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्रोमोसोम फॉर्मेशन जो है उसमें भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट वो प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उसमें भी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है या महत्वपूर्ण भूमिका होती है कैल्शियम आयंस की। डेफिशिएंसी सिम्टम में देखें तो मेन जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल वॉल डायमेंस। सेल वॉल जो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी घटने के कारण से सेल का जो इलोंगेशन है वो प्रभावित होता है, या सेल इलोंगेशन, सेल बड़ी साइज की नहीं हो पाती है, तो सेल इलोंगेशन इससे अफेक्ट होता है। दूसरा, लीफ गेट डिस्टोर्ड, लीफ की जो शेप होती है वो डिस्टोर हो जाती है। डिस्टोर यानी विकुंचित हो जाती है, उसकी शेप जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, छोटी बड़ी, कहीं मुड़ी हुई, कहीं बाहर निकली हुई, इस तरह की हो जाती है। और अपेक्स डाउन, और लीफ जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अर्ज टिप्ड, इसका जो सिम्टम है वो किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। तो इसमें लीफ नॉर्मल जो है वो इस टाइप की होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो टिप पार्ट है वो यूं मुड़ा हुआ हो जाता है, हुक जैसा दिखने लगता है, तो अपेक्स जो है वो नीचे झुक जाता है। इसको हम कहते हैं अर्ज्ड टिप कंडीशन, यानी पर्ण का अग्र सिरा जो है वो नीचे की ओर झुक जाता है। शीर्ष अंकुशन इसको कहते हैं। ये शीर्ष जो है वो अंकुश जैसा, हुक जैसा दिखने लगता है। और क्लोरोसिस, पत्तियां जो है वो कैसी हो जाती हैं, पीले कलर की पड़ने लगती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो इसका होगा। तो ये 7 एलिमेंट जो है इनके बारे में पढ़ा। अगला 8th एलिमेंट जो है उसकी स्टडी करें। तो अपना जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है कैल्शियम। ये भी एक सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उसकी तरह से काम करता है। एब्जॉर्प्शन इसका, ये भी एक मेटल है इसलिए मेटेलिक कैटायन मैग्नीशियम 2+ के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। रोल, प्लांट में कौन कौन सी चीज़ों में इसका रोल होता है, कौन से कंपोनेंट, कौन से कंपाउंड्स वगैरह का या क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट्स वगैरह तो होती है उनका ये कंपोनेंट होता है। तो उसमें बात करें तो मेन तो एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है, इट इज़ मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है उसका मेन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की यदि हम बात करें तो उसमें 4 और फायरिन रिंग्स जो है वो आपस में अटैच होती है, जुड़ी होती है, उनको जोड़ने का काम जो है वो मैग्नीशियम करता है। एंड चेक क्लोरोसिस, और ये क्लोरोसिस को भी क्या करता है, रोकने का काम करता है, क्योंकि क्लोरोफिल क्लोरोसिस को रोकने का काम करता है, यानी पत्ती को पीले होने से बचाता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन करता है इसका क्लोरोफिल का, जिससे पत्तियां हरी बनी रहती हैं। इसके अलावा दूसरी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इट हेल्प्स इन 2 सब यूनिट्स ऑफ RNA टू बाइंड टुगेदर। 2 अलग अलग यूनिट जो होती हैं RNA की, उनको ये आपस में, RNA या राइबोसोम जो है उनके, तो राइबोसोम्स और RNA की यूनिट को आपस में ये जोड़ने का काम करता है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करता है।
इसके अलावा पीए मिलता है एक्सेस इन ऑयली सीड। ऑयली सीड जैसे मूंगफली, सरसों, इनके जो सीड होते हैं उनमें ये ज़्यादा मिलता है और इसके कारण से ये माना जाता है कि इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो लिपिड फॉर्मेशन में भी होता है या ऑयल फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर एंजाइम्स। इसके अलावा डीएनए और आरएनए का जो सिंथेसिस होता है, ट्रांसक्रिप्शन जैसे जो प्रोसेस होते हैं जिसमें डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, या फिर प्रतिकृतिकरण जो होता है, रेप्लिकेशन जो होता है, तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेसेस होती हैं उनमें जो एंजाइम आवश्यक है उन एंजाइम को ये उत्प्रेरित करने का काम करता है। तो ये कैटलिस्ट की तरह से काम करता है डीएनए आरएनए सिंथेसिस से रिलेटेड एंजाइम में। डेफिशिएंसी सिम्टम में कोई ज़्यादा खास नहीं है, ये थोड़ा सा जरूर ध्यान में रख लें। इंटरवल क्लोरोसिस जो है वो इनमें होने लगती है। ये जैसे पत्तियां हैं, नॉर्मली देखा जाए क्लोरोसिस इसमें पूरी पत्ती पीली पड़ती है, इंटरवल क्लोरोसिस जो है उसमें पूरी पत्ती पीली नहीं पड़ती है। यहाँ पर जैसे ये इनमें वेन है, इन वेन के किनारों पर यहाँ पीली पड़ जाती है, यहाँ पीली पड़ जाती है, यहाँ बीच बीच में क्या पड़ती है, पीली पड़ने लगती है। इसको इंटरवल क्लोरोसिस जो है वो कहा जाता है, या इंटरवेनल क्लोरोसिस जो है वो भी इसको कहते हैं। अंतरशिरीय हरिमाहीनता इसको कहा जाता है, शिराओं के बीच बीच में क्या होती है, ये पीली पड़ने लगती है। और एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन जो है वो पत्तियों में होने लगता है क्लोरोफिल का डिकम्पोजिशन होने के कारण से। क्लोरोफिल कम बढ़ेगा जब मैग्नीशियम नहीं होगा, तो उसके कारण से एंथोसाइनिन बनेगा, और एंथोसाइनिन बनने के कारण से कलर जो है लीव्स का, पत्तियों का, वो कैसा होने लगता है, येलो, रेड, ऑरेंज इस तरह का दिखने लगता है। तो ये पिंक कलर की, रेड कलर की, येलो कलर की दिखने लगती है। तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम और ए रोल ऑफ ए कैल्शियम जो है उसका हुआ प्लांट में जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनमें। उसके बाद में अगला कंपोनेंट हम देखते हैं, वो भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो हम देखेंगे, जो सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और वो है सल्फर। तो सल्फर की यदि हम बात करें, सल्फर जो अपना एड से कंपोनेंट है, इसकी हम बात करते हैं। तो सल्फर का एब्जॉर्प्शन जो है, सबसे पहले चीज तो ये लीजिए, सल्फर जो है इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो किस रूप में होता है, SO4 इसको सल्फेट बोलते हैं। सल्फेट आयन के रूप में इनका एब्जॉर्प्शन होगा। रोल, कई इंपॉर्टेंट चीजों के अंदर इसका रोल होता है, तो इसका रोल सल्फर का जो है वो जरूर से थोड़ा सा ध्यान में रख लें, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग स्मेल, पूरी लाइन वगैरह जो है वो नोट्स वगैरह में अवेलेबल है आपको। ब्रेसिकेसी कुल के जो प्लांट होते हैं, जैसे अपने यहाँ पर सरसों है, मूली है, इनमें एक अजीब सी स्मेल आती है, थोड़ी तीखी गंध जो है वो इनके अंदर आती है। उसका कारण क्या होता है, उनमें एक वोलेटाइल सबस्टांसेस होता है। वोलेटाइल सबस्टांसेस जो उसमें गैसियस रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है या उड़ता रहता है, और उसके कारण से सरसों की, मूली की पत्तियों में एक विशेष खुशबू आती है। वो जो स्मेल आती है वो किसके कारण से आती है, एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो उनके अंदर मिलता है, और इस सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के कारण से ही उनके अंदर एलिल आइसोसाइनिन जो है वो उनमें मिलता है, और उसके कारण से तो सीधा सा यूँ कह सकते हैं कि ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट्स में जो स्मेल आती है वो सल्फर के कारण से आती है। दूसरा, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन, ये लेग्यूमिनेसी कुल के जो प्लांट होते हैं, पी प्लांट या पी फैमिली जिसको बोलते हैं, मटर कुल के पौधे, मटर कुल के पौधे जैसे मटर, चना, मूंग, मोठ वगैरह, इनकी जड़ों के अंदर गांठें बनते हैं, और उनमें जड़ों में गांठें बनती हैं जिनमें राइजोबियम जो है वो रहते हैं, और राइजोबियम जो है वो काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रूट नोड्यूल का जो फॉर्मेशन होता है लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट्स में, उनमें रूट का फॉर्मेशन या रूट नोड्यूल्स का जो फॉर्मेशन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, सल्फर का। ये चीज देखी गई है कि जिस मिट्टी में सल्फर ज्यादा मिलता है वहां पर रूट नोड्यूल्स जो है उनका फॉर्मेशन जो है या डेवलपमेंट है वो भी ज्यादा होता है। इसके अलावा एमिनो एसिड के सिंथेसिस में भी इनकी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। टोटल 20 टाइप के अलग अलग जो एमिनो एसिड होते हैं उनमें 2 एमिनो एसिड, सिस्टीन और मेथियोनिन, ये 2 ऐसे एमिनो एसिड हैं जिनका मेन कंपोनेंट सल्फर होता है, तो उनके फॉर्मेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं तो इसका मतलब एमिनो एसिड से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इसके अलावा ये मिलते हैं विटामिन बी और कोएंजाइम ए में। कोएंजाइम ए और विटामिन बी का ये भी एक मेन कंपोनेंट होता है।
डेफिशिएंसी सिम्टम जो है उनकी हम बात करें तो क्लोरोसिस, ये एक ऐसा सिम्टम है जो लगभग किसी न किसी प्रकार से शो जरूर होता है, किसी न कोई भी एलिमेंट हो उसकी डेफिशिएंसी के कारण से। तो क्लोरोसिस यानी पत्तियों का पीला पड़ना, ये इसके कारण से होगा। इसके अलावा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो हैं, एक सिस्टीन और दूसरा मेथियोनिन जो है, उनकी कमी इसके कारण से हो जाती है, क्योंकि सिस्टीन और मेथियोनिन का मेन कंपोनेंट सल्फर होता है, और यदि सल्फर नहीं होगा तो उसके कारण से ये अमीनो एसिड कम बनेंगे, ये कम बनेंगे तो उसके कारण से उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड और सिस्टीन और मेथियोनिन। इंक्रीज इन थिक वॉल्ड टिश्यू, इसके कारण से प्लांट जो है उनमें जो मोटी भित्ति वाले या कठोर हार्ड वॉल वाले टिश्यू हैं वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। जैसे प्लांट में यदि हम देखें तो उसमें स्क्लेरेनकाइमा है, उसके कारण से हार्ड या रिजिडिटी आती है प्लांट में, तो प्लांट टिश्यू जो है वो ज़्यादा रिजिड होने लगते हैं, हार्ड होने लगते हैं, क्योंकि उनमें स्क्लेरेनकाइमा जो है, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या वेस्कुलर टिश्यू जाइलम वगैरह, उनका फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, और प्लांट की ग्रोथ कम होने के कारण से प्लांट रिमेन स्टंटेड। स्टंटेड या स्टंट इसको कह सकते हैं, यानी ठूंठ जैसा रह जाता है ग्रोथ कम होने के कारण से। तो आज हमने ये 6 अलग अलग मिनरल्स जो हैं, मिनरल एलिमेंट जो हैं, उनके बारे में पढ़ा, एब्जॉर्प्शन, उनका रोल और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो इनको आप अपने नोटबुक में नोट करोगे और इनको पढ़ के याद भी करना है। कुछ विशेष बातें जो हैं वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये तो हमने पढ़ लिए। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टोटल 8 जो हैं, आयरन, बोरोन, उसके बाद में कॉपर, मैंगनीज, जिंक, निकल और मोलिब्डेनम, उनकी स्टडी जो है वो हम कल की क्लास में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।